गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने एक बार कक्षा 12 का बितान भाग 2 से डायरी के पन्ने चैप्टर का 9वां भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से वो युद्ध का वर्णन कर रही है कि अगर ब्रिटिश सैनिक यानी इंग्लैंड हॉलैंड के पक्ष में नहीं आया होता तो क्या हाल होता। कुछ लोग ये मानते थे कि इंग्लैंड को नहीं आना चाहिए, ब्रिटिश सैनिक को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो लड़ेगा तो फिर कब्जा कर लेगा, तो हम फिर अपने अधीन हम लोग कर लेगा। अब हिटलर के बजाय वो शासक हो जाएगा। तो कुछ लोग मानते थे कि नहीं, वो आए, लड़ाई करे, हमको आज़ाद कराए और फिर चला जाए यहाँ से। हालांकि ये सबकी अपनी अपनी सोच है, स्वार्थपरकता है। फिर वो कहती है कि मैं इस घर में, मुझे सभी लोग अक्खड़ बोलते हैं, ना घुसेड़ू बोलते हैं, मैं सबके बीच में टांग अड़ाया करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मिसेज वांदान और मिस्टर डसेल। कहती कि वो दोनों खुद मुझसे ज़्यादा अक्खड़ है, मुझसे ज़्यादा ना घुसेड़ू। वो लोग खुद सब में बात करते हैं, लेकिन छोटी होने के नाते मुझे सब कुछ सुनना पड़ता है। कभी कभी मैं रूठ जाती हूँ, नहीं बोलती हूँ किसी से, तो मुझे ये ख्याल आता है काश मुझे कोई समझने वाला होता, मेरी भावनाओं को जानने वाला होता, मेरी भावनाओं को समझने वाला होता, जिससे मैं अपने दिल की बात कह पाती। लेकिन कोई नहीं मिलता मुझसे, ऐसा व्यक्ति कोई मुझे नहीं मिल रहा अभी तक। कह रहे कि तुम पीटर के बारे में सोच रही होगी कि पीटर तो ये है आपका जो बॉयफ्रेंड है, उसके साथ आप समय बिता रही हैं। तो कहते कि पीटर है, लेकिन पीटर से मैं प्रेम भी करती हूँ। अगर पीटर से मैं 1-2 दिन अगर न मिलूँ, उसके रूम में न जाऊँ, तो मैं व्याकुल सी हो जाती हूँ, बेचैन सी हो जाती हूँ। परंतु पीटर और मेरे बीच में कोई ऐसी लगती है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हम दोनों को पीछे धक्का देती है। कुछ ऐसे विचार हैं जो उन दोनों को अलग कर देते हैं। जैसे पीटर धर्म से नफरत करता है, उसे धर्म में विश्वास नहीं है, खाने में उससे दिलचस्पी है, इनकी धर्म में दिलचस्पी है, खाने में दिलचस्पी नहीं है। अब दोनों विपरीत विचारधारा के, लेकिन फिर भी इन दोनों में तय हुआ है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। वह उस वचन को निभाता है पीटर। उसके कारण ये वह बात भी कह जाती है पीटर को जो कि उसकी माँ को भी कहने की इजाज़त वो नहीं देता। गर्लफ्रेंड है, कुछ भी कह ले। वो इस प्रकार से यहाँ तक हुआ था उसने, जिन्हें कहने की वो अपनी माँ को भी इजाज़त नहीं देता। वह दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटी हुई है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्ज़ामों से अपने आप को पाक साफ करे और अपने कामकाज में सलीका लाए। जो पीटर है उस पर भी इल्ज़ाम लगा है, और वो ये कि अपने आप को साफ सुथरा बनाना चाहता है, अपने आप को सभी इल्ज़ामों से दूर रखना चाहता है। इसके बावजूद वह अपने भीतरी स्व को मुझ में छुपाता क्यों है, और वह मुझसे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झांकूं। मतलब उसका अपना अहंकार क्या है वो मुझे नहीं बताता, ना ही मुझे जानने की कोशिश करने देता है। इसलिए भी मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। वो मेरी तुलना में ज़्यादा घुन्ना है, यानी कि ज़्यादा घिसा पिटा, वो किसी से बोलता नहीं है। लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ, हालांकि मुझ पर लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वह मैं थ्योरी में जानती हूँ, व्यवहार में नहीं। यदि मैं ये अनुभव से बता सकती हूँ कि वो उसकी और मेरी दोस्ती चलेगी नहीं। कहते मेरी अनुभव, लेकिन लोग कहते हैं कि अनुभव से आप ये ज़्यादा काम कम लेती है और व्यवहार थ्योरी में ज़्यादा विश्वास रखती है। उसे जानकारियाँ हैं, लेकिन वो क्या है, थ्योरी में है, प्रैक्टिकली नहीं है, व्यवहारिक नहीं है।
कई बार ऐसे घुन्ने लोग भी जिनसे संवाद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं। ऐसे लोग जो एकदम अपने में ही सीमित दबे रहते हैं, जिनसे संवाद कर पाना मुश्किल होता है, वे अपनी बात दूसरों से कहने के उत्कट चाह लिए होते हैं। एकदम उत्कट मिस होता है बहुत तीव्र चाह, उत्कट मीन्स बहुत तीव्र चाह, उत्सुकता लिए रहते हैं। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में ही बिताए। चिंतनशील बरस यानी कि किशोरावस्था, 12 से 18 साल का जो अवस्था होता है युवाओं के लिए, आप लोगों के लिए सबसे संघर्षशील अवस्था कहा जाता है। संघर्षशील एवं तूफानी अवस्था इसको कहते हैं। व्यक्ति बहुत कुछ इसमें सोचता है, बहुत विचार करता है, और वो समय इसने उसी भवन में, गुप्त भवन में बताया। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं असली चीज़ की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद है। कहते हैं कि जो चिंतनशील का समय है हमने बिताया, लेकिन हम और पीटर दोनों भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते रहते हैं। भविष्य कैसा होगा, वर्तमान हमारा तो है ऐसे ही, अतीत तो जो हुआ बीत गया। लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, असली चीज़ की कमी मैं महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद है। असली चीज़ यानी प्रकृति प्रेमी है, ये घूमने फिरने की शौकीन है, घूमना फिरना इसका असली शौक है। क्या इसका कारण यह है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूँ? क्या असली कारण यह है कि मैं बहुत समय से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति को देखने के लिए मैं बेचैन हुए जा रही हूँ, पागल हुए जा रही हूँ? मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, चांदनी की खिलती कलियाँ, इन चीज़ों ने मुझे कभी भी अपने जादू से बाधा न होता। यदि काश मैं इन चीज़ों को कभी देखी ही नहीं होती, कभी महसूस ही नहीं की होती खुले वातावरण में। मेरे यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं। मैं यहाँ आई हूँ, परिस्थितियाँ बदल गई, चीज़ें बदल गई। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहद गर्मी थी। मैं रात के 11:30 बजे तक ज़बरदस्ती आंखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चाँद को देख सकूं। 11 बजे सोचती थी कि अब जब सब लोग सो जाएंगे तो हम पर्दा हटा करके धीरे से बाहर देखेंगे या छत के ऊपर जाएंगे, वहाँ से चाँद को देखेंगे। सोचिए कि कितना, मतलब कि वह दुर्दिन था कि आप बाहर आसमान को नहीं देख सकते हैं, छत पर खुले में नहीं आ सकते हैं। 11 बजे तक जागी रही कि जब सब पड़ोसी सो जाए तो मैं ऊपर जाऊं। अफसोस, मेरी सारी मेहनत बेकार गई, क्योंकि चौंध इतनी ज़्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि बाहर इतना प्रकाश था, खिड़की खोलने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी, खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया, मैं वहीं लुका छिपी चल रही थी, मैं वहीं बैठी रही। एक मौका मिला है, उस रात ऊपर वाली मंजिल पर ये थे, खिड़की खुली थी और सब देख रहे थे, और कह रही कि उस रात में ऊपर वाली मंजिल पर भी ऊपर खिड़की खुली थी। तब खिड़की बंद करने का वक्त जब तक नहीं हुआ तब तक वो वहीं बैठे रहे। यह गहरी सावली बरसात की रात थी। बरसात की रात थी, सभी लोग तब डर के मारे अपने घरों में थे, बाहर के लाइट्स बंद किए हुए थे। तेज हवाएं चल रही थी, बादलों के बीच लुका छिपी चल रही थी।
थी तो ऊपर, लेकिन चांद नहीं दिख रहा था, बादल से ढका हुआ था। इस सारे नज़ारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था, मनमोहित कर दिया था। तब मुझे चोर उचक्कों उस शाम यह पहली बार हो रहा था कि मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रहे थे। कितने दिनों बाद ये खुले आसमान में रात देख रही थी। नहीं तो रात कमरे के अंदर, दिन कमरे के अंदर, सुबह कमरे के अंदर, शाम कमरे के अंदर। पिछले 1.5 वर्ष में पहली बार हो रहा था। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती गई थी। जब देखेंगे तब हर वक्त यही चाहती थी कि फिर से मैं देख पाऊँ प्रकृति को, प्रकृति के नज़ारा को देख लूँ। तब मुझे चोर उचक्कों, मोटे काले चूहे या पुलिस के छापे का भी डर नहीं लग रहा था। मैं अकेले ही नीचे चली गई और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देखती रही। ये भी नहीं कि चोर नीचे आ जा रहे हैं, मोटे मोटे चूहे हैं, कुछ डर नहीं लग रहा। वो नीचे चली गई और रसोई खिड़की से प्रकृति को देख रही खोल करके। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है। कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते रहते हैं कि कब वे आज़ाद होंगे और वे फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति प्रेमी जो होते हैं, वो जो जहाँ पे है वो यही सोचता है कि हम कब यहाँ से आज़ाद हों और प्रकृति का सुंदर नज़ारा, सुंदर दृश्य देख सकें। प्रकृति गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करते। देखिए, प्रकृति है, सबको समान देती है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। हवा चलेगा तो सबको लगेगा, गर्मी लगेगी सबको लगेगी, सूर्य का प्रकाश आएगा तो सबको बराबर आएगा। ये नहीं कि अमीर के घर में कम आएगा, गरीब के घर में ज़्यादा आएगा। चांदनी रात अपनी चांदनी सब पर बराबर बिखेरेगी, नदी का पानी सबको बराबर देगी। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। यदि ये मेरी कल्पना नहीं है। मैं जब भी इन प्राकृतिक दृश्यों को देखती हूँ तो मुझे शांति और एक उम्मीद की भावना भर जाती है, मैं उससे भर जाती हूँ। यह वेलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है। वेलेरियन और ब्रोमाइड खुश रहने का एक मेडिसिन, क्या उससे भी ये ज़्यादा आजमाया हुआ नुस्खा है, शांति पाने की रामबाण दवा है। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल पाती हूँ। कि प्रकृति हमें विनम्रता का शिक्षा देती है। एक पका हुआ फल क्या शिक्षा देता है कि पका हुआ फल क्या होता है? नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है। पका हुआ फल क्या होता है? मीठा हो जाता है। पका हुआ फल क्या हो जाता है? रंग बदल देता है। यानी कि जब हम गुणवान हो जाते हैं, जब हमारे, तो हम नरम स्वभाव हो जाता है, मृदुल स्वभाव हो जाता है, वाणी मृदुल हो जाती है और हमारे जो अंदर अहंकार का रंग होता है वो बदल जाता है। तो प्रकृति से हम अगर सीखें तो कहीं भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाता। विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा यही है कि कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चिकट हुई खिड़कियों में घुसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। यानी बड़ी कम अवसर आता है, ऐसा कम ही अवसर आता है कि मैं प्रकृति का आनंद लेने के लिए
मैल से खिड़कियाँ जमी हुई पर्दे, उनमें से मैं उसको देख रही हूँ, निहार रही हूँ, तो पर्दे उसमें खोसे गए हैं। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। चोरी छिपे देख करके क्या मतलब। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई तुलना नहीं है, जिसका कोई कंपटीटर नहीं है। और अभी भी समझा जाता है, यह कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। मैं इस विराट अनन्य अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ। कहते हैं कि कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता है और अभी भी समझा जाता है कि ये कह देना कि आसान है कि ये गलत है, कि प्रकृति सब कुछ नहीं दे सकते, प्रकृति से हम विनम्रता नहीं सीख सकते। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू कर किया है कि उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम है। पुरुष प्रधान समाज हमेशा ये डिक्लेयर कर देता है कि मर्द जो है औरतों से ज़्यादा शक्तिशाली है। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। कह रहे पुरुष जो है वो शक्तिशाली है, कमाता है और बच्चों का पालन पोषण करता है, औरतों का पेट भरता है और जो मन में आए वो करता है। हाल ही में लेकिन स्थिति अब बदली है। औरतें अब तक इन सब को सहती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफ़ी ही थी, क्योंकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया यह उतनी ही गहराई से जड़ें जमाती चली गई। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। देखिए, जो आज हमारे भारत में भी औरतों के बराबरी का हक की बात हो रहा है, जर्मनी में 1944-45 में ही, 40 के दशक में ही वहाँ पर औरतों के हक की बात, औरतों की बराबरी की बात की जा रही थी। पुरुष प्रधान विचारों का विरोध हो रहा था, क्योंकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया यह उतनी गहराई से अपनी जड़ी जमाती चली गई। जितने भी हम भाई पुरुष प्रधान समाज को मान्यता देंगे, उतनी ही ज़्यादा औरतों की दुर्दशा होती जाएगी। लेकिन औरतें अब आजकल शिक्षा, काम, हर जगह बराबरी का हिस्सा लेकर के काम करने लगे। कई लोगों ने, कई औरतों ने और कुछ एक पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था, कि औरतों को घर में एक समान, औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ करके रखना, ये सब वाहियात था। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं। कहते हैं कि जो आधुनिक महिलाएं हैं ये पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, लेकिन महिलाओं को भी वो सम्मान नहीं मिल पाता है जिसके वो हकदार हैं। महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है कि वे इससे वंचित हैं? जो सम्मान पुरुष को मिलता है वो महिलाओं को क्यों नहीं मिलता है? सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं? भाई जो भी सैनिक है, जो भी बातें हो रही है, वो कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो उस पुरुष को जब पुरस्कृत किया जाता है तो क्यों नहीं उस महिला को भी पुरस्कृत किया जाता है उसके साथ साथ, जो उसे प्रोत्साहित करती है, जो उसे सफल बनाने में अपना योगदान दी है, अपना न्यौछावर की है।
शहीदों को भी पूजा जाता है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक रह जाता है। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। मौत के खिलाफ मनुष्य, यह एक किताब था जिसमें लिखा गया था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीरों को जितनी तकलीफ होती है, जितनी 206 हड्डियां टूटने में पीड़ा होती है, उतनी मानो एक औरत को बच्चा पैदा करने के समय होती है। इन सारी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकिया दिया जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ़ों से गुजरती है और संघर्ष करती है, बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज़्यादा मेहनत करके खटती है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं कर पाते। औरत देखिए 24 आवर्स 12 मंथ्स 300 दिन काम करती रहती है, कभी भी छुट्टी नहीं लेती है, कभी भी छुट्टी नहीं लेती है। मेरे कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चा जन्मना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज़ की भर्त्सना करती हूँ वह है हमारे मूल्यों की, प्रथा और ऐसे व्यक्तियों की मैं भर्त्सना करती हूँ जो यह बात मानने को तैयार नहीं होते कि समाज में औरतें खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। मैं ये नहीं कहती कि औरतें अब ये महानता कर अब बच्चे पैदा करने, अपने सौंदर्यता बचाए बच्चे पैदा करना, ये प्रकृति का नहीं है, उन्हें बच्चे पैदा करना चाहिए, लेकिन इस बात की भर्त्सना करती है कि उन्हें भी उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसका सम्मान मिलना चाहिए। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पॉल दे क्रूइफ जी से पूरी तरह सहमत हूँ जब वे कहते हैं कि पुरुषों को वह सब बात सीखनी चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए यह बात करना बहुत आसान होता है, उन्हें औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ों से काफ़ी गुजरना पड़ेगा, कभी गुजरना नहीं पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना के हकदार बनेंगी, वे सब औरतें जो एक उफ भी किए बिना या लंबे चौड़े बखानों के बिना यह तकलीफ सहती हैं। तुम्हारी है। धन्यवाद।